अब हम चलेंगे फोटोसिंथेसिस के सेकंड फेज की तरफ, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि इन रिएक्शंस को कहेंगे डार्क रिएक्शंस। इसके अलावा केल्विन साइकिल, वी आल्सो कॉल इट एज C3 पाथवे, और इसके साथ साथ वी आल्सो कॉल इट एज एनर्जी कंजर्वेशन फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने लोकेशन इसकी पढ़ी थी कि दीज रिएक्शंस अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इन रिएक्शंस के अंदर लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व होगी, और इसकी जो एंड प्रोडक्ट होगी दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट। तो दीज रिएक्शंस अकर इन द साइक्लिक वे, और इस साइकिल को हम नाम देते हैं केल्विन साइकिल का। इस केल्विन साइकिल को फर्दर हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपने इन फेजेस को अंडरस्टैंड करना है। द फर्स्ट फेज ऑफ द केल्विन साइकिल इज कार्बन फिक्सेशन, या हम इसको CO2 फिक्सेशन का नाम देते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि इस फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के अंदर फिक्स होगी, या दूसरे वर्ड्स में आप कहेंगे कि दिस CO2 विल बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे राइबोलूस बिसफॉस्फेट, RUBP से इसको एब्रीवेट करते हैं। और आपने ये याद रखना है कि राइबोलूस आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज अ 5 कार्बन शुगर, इट इज अ पेंटोस शुगर, इट इज अ कीटो पेंटोस। और उसके साथ साथ इसके पास 2 फॉस्फेट होते हैं जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हम लिखते हैं 1,5 राइबोलूस बिसफॉस्फेट। बिस का वर्ड हम उस वक्त यूज करेंगे जब 2 फॉस्फेट 2 डिफरेंट कार्बन्स पे अटैच्ड हैं। लाइक जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि एक कार्बन नंबर 1 के ऊपर और दूसरा कार्बन नंबर 5 के ऊपर अटैच है। इस राइबोलूस बिसफॉस्फेट को हम कहते हैं CO2 एक्सेप्टर, कि इसी ने CO2 को एक्सेप्ट करना है। जबकि इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसको हम कहते हैं रुबिस्को। ठीक है, पूरा नाम इसका रुबिस्को कार्बोक्सिलेज है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना कि राइबोलूस बिसफॉस्फेट इज अ कार्बोहाइड्रेट, वाइल रुबिस्को जो कि एंजाइम है, और एंजाइम होने की वजह से इट इज अ प्रोटीन। तो रुबिस्को इज अ प्रोटीन एंड इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। अर्थ पे प्रोटीन्स के अंदर जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है दैट इज द रुबिस्को। इसका रोल होगा CO2 फिक्सेशन के अंदर। ये पहला स्टेप है। अब इस CO2 फिक्सेशन की वजह से आपने याद रखना है कि इनिशियली एक अनस्टेबल कंपाउंड डेवलप होता है जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है एक और स्टेबल कंपाउंड के अंदर, और वो स्टेबल कंपाउंड हमारे पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉर्म में ये कंपाउंड बनेगा। इसके अंदर 3 कार्बन्स हैं और उसके साथ एक फॉस्फेट अटैच्ड है। ठीक है, यानी इट कंटेन्स 1 फॉस्फेट। कंपाउंड को हम कह रहे हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, या हम इसको 3PG से भी एब्रीवेट करते हैं। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल की जो आउटपुट है वो है G3P, दैट इज अ शुगर एंड इट इज अ ट्रायोस, यानी इट इज अ 3 कार्बन शुगर। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जितनी भी कार्बन्स हैं ये कहां से आएंगी, फ्रॉम द CO2, और ट्रायोस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, इससे स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस ट्रायोस को सिंथेसाइज करने के लिए, जिसमें 3 कार्बन्स हैं, अल्टीमेटली CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि इनपुट के तौर पर CO2 के 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन के अंदर, और इनको एक्सेप्ट करने के लिए राइबोलूस बिसफॉस्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलूस बिसफॉस्फेट एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। एक राइबोलूस बिसफॉस्फेट के अंदर है 5 कार्बन्स, तो 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा कि 15 कार्बन्स हो जाएंगे।
15 कार्बन इसकी और 3 कार्बन CO2 की, टोटल कार्बन कितनी हो जाएंगी 18। तो इसका मतलब यह है कि इस साइकिल में से अब 18 कार्बन ने फ्लो करना है। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो 18 का मतलब यह है कि इसके टोटल 6 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होंगे, यानी देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। यहां पर अब आपने याद रखना है कि ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, दिस इज कार्बन फिक्सेशन। अब हम इससे आगे चलेंगे सेकंड फेज की तरफ। इस फेज को हम कहते हैं रिडक्शन फेज। अब रिडक्शन फेज के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहां पे रिडक्शन होगी। वो रिडक्शन कौन करवाएगा? NADPH करवाएगा, जो लाइट रिएक्शंस के अंदर बना था। यानी NADPH विल गिव हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स टू दिस CO2 इन दिस केल्विन साइकिल, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट के अंदर। इस वजह से हम इसको रिडक्शन फेज का नाम देते हैं। इसके आपने यहां पर 2 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले स्टेप में लाइट रिएक्शन से ATP इन्वॉल्व होंगे, ATP ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाएंगे ADP में, और इनसे जो एनर्जी और फॉस्फेट रिलीज होगा दैट विल बी एडेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। यानी इसके पास एक फॉस्फेट था कार्बन नंबर 3 के ऊपर, अब इसके पास 2 फॉस्फेट हैं, एक कार्बन नंबर 1 पर, दूसरा कार्बन नंबर 3 पर, और ये सेकंड फॉस्फेट कहां से आया है? फ्रॉम द ATP मॉलिक्यूल। और ATP कहां से आए हैं? फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस। ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं। अब क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स ने कन्वर्ट होना है, तो इसका मतलब यह होगा कि देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ 6 फॉस्फेट, और 6 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट का मतलब है कि 6 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी इन्वॉल्व्ड। ठीक है, हमारे पास सिंथेसिस किसकी हो गई? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की। अब इससे अगले स्टेप में 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट ने कन्वर्ट होना है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम G3P भी कहते हैं। एंड G3P इज अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, और इसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर एक फॉस्फेट होगी। इसमें एक मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट थी, अब यहां पर एक फॉस्फेट का मतलब है कि एक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगी। उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब यहां पर आपने याद रखना है कि क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स ने कन्वर्ट होना है, तो इसका मतलब यह है कि 6 फॉस्फेट विल बी रिलीज्ड, जिनको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का नाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ यहां पर ऐड होने हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। आपने पढ़ा था कि ये हाइड्रोजन कहां से आएंगे? फ्रॉम द NADPH। और यहां पर मैं इसको मजीद एलैबोरेट कर देता हूं कि ये एक्चुअली क्या होगा। इट विल बी NADPH प्लस हाइड्रोजन आइन, यानी 6 NADPH और 6 हाइड्रोजन आइंस इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स ने कन्वर्ट होना है। NADPH के हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। प्लस उसके साथ आपने याद रखना है कि ये जो 6 हाइड्रोजन हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए आपने ये भी याद रखना है कि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की भी फॉर्मेशन होगी। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी 6 हाइड्रोजन अगर हैं तो उनसे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स बन गए। इनमें से एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा एज द आउटपुट। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड फेज आपने याद रखना है कंप्लीट हो गया है, दैट इज द रिडक्शन फेज। और इस रिडक्शन फेज के एंड पे हमारे पास G3P का एक मॉलिक्यूल मिल गया, जिसको हम आउटपुट के तौर पर लिख रहे हैं। जो बाकी 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के, दीज विल रिमेन विद इन द साइकिल। और इन्होंने क्या करना है? इन्होंने इस राइबोलूस बिसफॉस्फेट को रीजनरेट करना है फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो इसलिए जो तीसरा फेज हमारे पास होगा
दैट विल बी द रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर, जिसको हम राइबोलूस बिस फॉस्फेट का नाम दे रहे हैं। अब यहां पर आप देखिएगा कि G3P के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स। पहले ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे राइबोलूस फॉस्फेट में, दैट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और इसके 3 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब कार्बन नंबर्स उतनी रहेंगी, यानी इसके 5 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन कंपाउंड के 5 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 15 कार्बन्स। 3 कार्बन्स आउटपुट के तौर पर निकल गई 18 में से। अब इन 15 कार्बन्स ने इन 15 कार्बन्स में कन्वर्ट होना है, यानी राइबोलूस फॉस्फेट 5 कार्बन है, उसके 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 15 कार्बन्स। तो यहां पे भी 15 कार्बन्स थी, यहां पे भी 15 कार्बन्स हैं, लेकिन यहां पर टोटल 5 फॉस्फेट थे। 5 मॉलिक्यूल्स का मतलब है 5 फॉस्फेट। यहां पर 3 फॉस्फेट हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो बाकी 2 फॉस्फेट कहां जाएंगे? दे विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी जैसे यहां पे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले थे, यहां पे भी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे। और मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलूस फॉस्फेट। अब अगले स्टेप में राइबोलूस फॉस्फेट ने कन्वर्ट होना है राइबोलूस बिस फॉस्फेट में। अब यहां पे भी आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके पास एक मॉलिक्यूल के पास एक फॉस्फेट है, इसमें एक मॉलिक्यूल के पास 2 फॉस्फेट हैं, एक कार्बन 1 पे, दूसरा कार्बन नंबर 5 पे। वो दूसरा फॉस्फेट कहां से आएगा? इट विल कम फ्रॉम द ATP। और ये ATP कहां से आएगा? इट विल कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस। तो ATP इस फेज में भी यूज होगा। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, इससे जो फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होगी वो राइबोलूस फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देगी राइबोलूस बिस फॉस्फेट के अंदर। अब क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स ने कन्वर्ट होना है, तो इसीलिए अल्टीमेटली देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यहां पे 3 ATP मजीद कंज्यूम होंगे और ये हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो आपने 3 फेजेस यहां पे पढ़े हैं। CO2 फिक्सेशन, जहां पे CO2 इन्वॉल्व होती है, इट डज नॉट यूज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस। फिर उसके बाद रिडक्शन फेज आता है। रिडक्शन फेज में आपने पढ़ा है कि ATP और NADPH दोनों यूज होंगे, बोथ विल कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शंस। और इस कन्वर्जन के दौरान ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6 ATP और 6 NADPH यूज होंगे। फिर तीसरा फेज आएगा, दैट इज द रीजनरेशन ऑफ राइबोलूस बिस फॉस्फेट। इस रीजनरेशन के अंदर भी ATP यूज होंगे, दैट विल कम फ्रॉम द लाइट रिएक्शन, और यहां पर 3 ATP मॉलिक्यूल की कंजम्पशन होगी। अब हम इसको ओवरऑल समराइज कर लेते हैं। एक तो इक्वेशन को हम देख लेंगे कि इक्वेशन इसकी क्या बनेगी। इक्वेशन में आपने याद रखना है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस आपने देखा है 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH प्लस 6 हाइड्रोजन आयंस। ये होगी कंजम्पशन। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इनपुट है। और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स में आपने याद रखना है कि क्या बनेगी। एक तो बन जाएगी कार्बोहाइड्रेट, दैट विल बी द 3 कार्बन कंपाउंड, दैट विल बी अ ट्रायोस। ठीक है, G3P आपने पढ़ा है, उसके 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। उसके साथ 9 ATP ब्रेक होने का मतलब है कि 9 ADP विल बी फॉर्म्ड एंड देयर विल बी 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहां पे होंगी? 6 आपने यहां पे पढ़ी है, 2 आपने यहां पे पढ़ी है, और एक फॉस्फेट अभी तक इसके अंदर मौजूद है। जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो फिर ये फॉस्फेट निकल जाएगी। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि यहां पे प्रोड्यूस होंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP प्लस। इसके 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और हमने पढ़ा है कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। So this will be the overall equation of the Kelvin cycle. अब आपने कुछ और चीजें यहां पर याद रखनी है। आपने ये याद रखना है कि एक केल्विन साइकिल की जो आउटपुट है दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ G3P। इस G3P के एक मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने के लिए आपने पढ़ा है कि देयर आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3 CO2। उसके अलावा आपने पढ़ा है कि
6 NADPH are involved and 9 ATP are involved. This is the requirement of 1 Kelvin cycle for the formation of 1 molecule of G3P. और G3P क्या है? ये ट्रायोज है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि एक ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो ग्लूकोज इज अ हेक्सोस और एक हेक्सोस को बनाने के लिए 2 ट्रायोजेस रिक्वायर्ड होंगे. 2 ट्रायोजेस का मतलब है कि 2 केल्विन साइकिल्स, और 2 केल्विन साइकिल्स का मतलब है कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट इसके डबल होगी. सो इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 6 CO2, 12 NADPH and 18 ATP molecules would be required. This will be the requirement of synthesis of 1 glucose through Calvin cycle or through photosynthesis. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये कैल्विन साइकिल का फेज कंप्लीट होता है. अब हम इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप पेपर के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकें. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा. अभी आपने कैल्विन साइकिल पढ़ी है, इसको रिकॉल करना है. दिस इज अ क्विक रिकॉल ताकि फौरन आप चीजों को कोरिलेट कर दें. नंबर 1 है कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज अल्फा G3P, बीटा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, चार्ली 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट और डेल्टा है राइबोलूस बिसफॉस्फेट. तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल जो स्टेबल है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट. तो करेक्ट आंसर इसका बीटा होगा, यानी 3PG. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आ रहा हूं. फेज ऑफ कैल्विन साइकिल इन विच NADPH इज इन्वॉल्व्ड. अल्फा CO2 फिक्सेशन, बीटा रिडक्शन, चार्ली रीजनरेशन, डेल्टा Z स्कीम. ये भी आपने अभी पढ़ा है कि NADPH इज इन्वॉल्व्ड इन द रिडक्शन फेज ऑफ दिस कैल्विन साइकिल. करेक्ट आंसर बीटा होगा. Z स्कीम आपको पता है, दिस इज अनदर नेम यूज्ड फॉर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कैल्विन साइकिल, हाउ मेनी ATP आर नीडेड. ये भी मैंने आपको अभी समझाया है कि एक कैल्विन साइकिल में 9 ATP यूज होते हैं और G3P का एक मॉलिक्यूल बनता है. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ग्लूकोज के बारे में, तो हम इस अमाउंट को डबल कर देंगे, यानी फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टोटल 18 ATP मॉलिक्यूल्स विल बी रिक्वायर्ड. तो करेक्ट आंसर इसका डेल्टा होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. एन एक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय रुबिस्को. अल्फा फॉर्मेशन ऑफ राइबोलूस फॉस्फेट, बीटा फॉर्मेशन ऑफ राइबोलूस बिसफॉस्फेट, चार्ली फिक्सेशन ऑफ CO2 और डेल्टा रिडक्शन ऑफ G3P. तो आपने पढ़ा है कि ये जो रुबिस्को है, इसने CO2 की फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसमें CO2 राइबोलूस बिसफॉस्फेट रिएक्ट करेंगे और उसके बाद एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा. तो करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी फिक्सेशन ऑफ CO2.